उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया चला रही है और सभी नियुक्तियां योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों में नौकरियों को लेकर जो भ्रष्टाचार होता था उसे खत्म कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और प्रशासन विभागों में दी गई हैं। हमने अब तक 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दी है, सरकारी नौकरी दी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,000 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 60,000 में से 12,000 में तो केवल बेटी ही सिलेक्शन हुई है। बहनों और भाइयों, ये कभी नहीं हुआ था। इतने बड़े पैमाने पर नौकरी, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम, एमएसएमई के माध्यम से पहले ये लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पैदा करते थे। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। नौजवानों को नौकरी मिली, रोजगार के अवसर खुले, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे यूपी के पास, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी यूपी के पास, सबसे अधिक मेट्रो यूपी के पास, सबसे ज्यादा रेलवे का नेटवर्क यूपी के पास, सबसे अच्छी हाईवे यूपी के पास, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी के पास और सबसे ज्यादा युवा ऊर्जा, प्रतिभाशाली युवा उत्तर प्रदेश के पास। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न पैदा करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आलू पैदा करने वाला राज्य है, सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है, सर्वाधिक इथेनॉल पैदा करने वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर हर एक क्षेत्र में नंबर 1 की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ करके देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, अब विकास की प्रक्रिया में अग्रणी राज्य बन करके अभी देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन चुका है। और यही विकास की रफ्तार रही, आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली। कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। उसका जो ड्राफ्ट था वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा को सौंपा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 से इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पीछे का भाव ही था, इसके पीछे का भाव ही यही था कि हम लोग अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। कृतज्ञता इस बात के लिए ज्ञापित कर सके कि इन्होंने भारत का संविधान हमें दिया जो भारत की 25 यानी देश की 140 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर बिना किसी भेदभाव के
मताधिकार के उपयोग की ताकत देता है। बिना भेदभाव के में आजमगढ़ के नौजवान का चयन हो रहा है। आज आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय बन रहा है, विश्वविद्यालय संचालित कर चुके हैं। आज वहां एयरपोर्ट बन चुका है। आज वहां पर चारों ओर से बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। यानी पहली सरकार आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करती थी, आज की सरकार आपको एक नई पहचान के साथ वैश्विक पटल पर स्थापित कर रही है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि जितनी ईमानदारी के साथ सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आप में से एक भी व्यक्ति ने किसी से सिफारिश नहीं की होगी। आप में से किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी आपसे किसी ने कोई अपेक्षा नहीं की होगी। आपने अपना इंटरव्यू दिया होगा, अपना रिटर्न दिया होगा और अपने कार्य पद्धति के साथ आप आगे बढ़े होंगे। एक समयबद्ध तरीके से आपको हो सकता है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगा हो, लेकिन अंततः आपके सामने ये परिणाम भी आया और आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। शासन भी आपसे यही अपेक्षा रखता है। अपेक्षा शासन की यही है कि यही शुचिता, यही पारदर्शिता, यही ईमानदारी और यही तत्परता आपकी कार्य पद्धति का हिस्सा भी होगा। और याद रखना, यही जीवन के गुण आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आप सबसे इस अपेक्षा के साथ मैं एक बार फिर से आज नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर, तो आज आप सभी को हमने अलग अलग क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में और यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य पद्धति को और अच्छा बनाए रखने के लिए जो टेक्निकल स्टाफ आज प्राप्त हुए हैं SLS के लिए, इन सबको नियुक्ति पत्र वितरित करते मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप सबके अभिभावकों को, आपके माता पिता को, आपको मैं बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के बाद आप उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देकर के आर्थिकी और आजीविका का आधार बन सकती है। यह महाकुंभ ने इसका मार्ग प्रशस्त किया और मैं आपको बधाई देता हूं। मां विंध्यवासिनी का एक कॉरिडोर विकसित होने के बाद लाखों लाख श्रद्धालु आ रहा है और श्रद्धा भाव के साथ दर्शन करके आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहां मिर्जापुर की धरती से जाता है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, कार्य भी अच्छे होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया है, गंगा एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे अभी तक मेरठ से प्रयागराज के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग सर्वे करें और मां विंध्यवासिनी के धाम को जोड़ते हुए, बाबा विश्वनाथ धाम को जोड़ते हुए इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि हमारे पास जो संभावना होगी उसी संभावना को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्सप्रेसवे अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, कनेक्टिविटी जितनी बेहतर होगी, विकास और अर्थव्यवस्था के लिए आगे बढ़ने की उतनी अच्छी संभावना होगी। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल हुआ है। 8 वर्ष के इस जनपदीय महोत्सव के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, इसके माध्यम से झलक आप सबको देखने को मिल रही होगी। और आपने देखा होगा, आप अच्छे लोगों को चुन करके भेजे तो मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज भी बन गया, बाण सागर की परियोजना भी आ गई, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी बन गया और अब मां विंध्यवासिनी के नाम पे राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। अब आपको भी जो नई पीढ़ी है, स्नातक कर रही है,
पढ़ाई कर रही है, उनके लिए जब डिग्री अवार्ड होगी तो बहनों और भाइयों उसमें मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद भी साथ में होगा। देश और दुनिया में जीवन में जब कभी भी आप आगे जाएंगे, आपके साथ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद होगा। जगत जननी मां भगवती तो हमें हमारे मूल कर्तव्यों के प्रति भी एहसास कराता है, और उन मूल कर्तव्यों के प्रति एहसास कराने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा था, एक विजन रखा था, एक विजन डॉक्यूमेंट 25 वर्ष का, कि देश जब 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल की यात्रा अपनी पूरी कर रहा होगा आजादी की, तब कैसा भारत चाहिए? तब कैसा भारत चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए? हमारे स्तर पर प्रयास होने हैं हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और ये पंच प्रण ही जिसमें विरासत के सम्मान से लेकर के अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने तक अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों को, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अपने विरासत का सम्मान करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अलग अलग क्षेत्र में जो 5 प्रण प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिलाए थे, वे पंच प्रण इसके आधार बनेंगे, और उस पंच प्रण की आधारशिला को आगे बढ़ाने के लिए युवा शक्ति को हमें जागरूक करना होगा। क्योंकि जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव में वर्ष मना रहा होगा, तब आपकी उम्र वह होगी जो आज हमारी उम्र है। उन स्थितियों में आपके हाथों में नेतृत्व होगा, जीवन के अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व होगा। कोई विधायिका के माध्यम से होगा, कोई कार्यपालिका के माध्यम से होगा, कोई न्यायपालिका के माध्यम से होगा। किसी के पास जीवन के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व के गुण विकसित हो रहे होंगे, और याद रखना, नेतृत्व का गुण विकसित होने के लिए बरेली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति पर प्रकाश डाला और बताया कि 2017 में जब उन्होंने इस क्षेत्र की स्थिति को देखा था तो स्थिति बेहद खराब थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय तमाम स्कूल बंदी की कगार पर थे और स्मार्ट क्लास या डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 में उत्तर प्रदेश में केवल 1,34,00,000 बच्चों ने नामांकन करवाया था, जिसमें से 60% बच्चे ऐसे थे जो पहले कभी स्कूल नहीं जाते थे। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। स्कूलों के कायाकल्प के बाद पिछले साल 1,51,00,000 बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में 1,200 रुपए भेजने का काम किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अब बच्चों को बैग, बुक, ड्रेस जैसी सभी अनिवार्य सामग्री सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस बदलाव के साथ आज बच्चों के मन में ये भावना पैदा हो रही है कि वे भी समाज के नागरिक हैं और शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस प्रयास से उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में एक नई क्रांति आ रही है। बच्चों को शिक्षा के सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर सरकार ने न केवल उनके भविष्य को संवारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि हर बच्चा समाज का जिम्मेदार नागरिक बने। इस सकारात्मक बदलाव के साथ प्रदेश में शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा जाएगा और हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों,
आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से 1,200 रुपये हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हां, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित युवा संसद में प्रयागराज के छात्र अर्जुन पांडे का भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर से 240 युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें प्रयागराज के 10 युवा भी शामिल थे। अर्जुन पांडे जो सेंट जोसेफ कॉलेज के छात्र हैं और इस वर्ष 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उन्होंने 28 मार्च को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर अपना ओजस्वी भाषण दिया। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और दृढ़ता से प्रस्तुत विचारों को खूब सराहा गया। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस भाषण ने हजारों युवाओं को प्रेरित किया है। जिस विधानसभा को आचार्य नरेंद्र देव, पंडित गोविंद वल्लभ पंत और चौधरी चरण सिंह जैसे नायकों ने सुशोभित किया, उस देश की सबसे बड़ी विधानसभा को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्जुन है, कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर बोलने हेतु तीर्थों के तीर्थराज प्रयाग से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग ने 1789 के बाद लिखे गए 190 संविधानों का अध्ययन किया और पाया कि इन संविधानों का औसत जीवन मात्र 17 वर्ष है। परंतु भारत का संविधान भारत के उत्कृष्ट मानवीय उपादानों का प्रतिनिधित्व करते हुए 75 वर्षों बाद भी आज दृढ़ता के साथ विद्यमान है। यह इसलिए भी क्योंकि भारत का संविधान मात्र 2 वर्ष 11 महीनों के विमर्श से तैयार हुआ एक दस्तावेज नहीं, अपितु 200 वर्षों की सतत साधना से परिणित नवनीत है। यह यात्रा एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा का, हमारी सामूहिकता का उत्सव है। ये पहली बार नहीं है जब अर्जुन के भाषण की चर्चा हो रही है। इससे पहले जब वे कक्षा 10वीं में थे, तब उन्होंने दिल्ली के जवाहर भवन में पंडित नेहरू पर एक भाषण दिया था, जो लाखों लोगों तक पहुंचा और चर्चाओं का केंद्र बना था। उनके इस भाषण ने भी उन्हें एक प्रभावशाली युवा वक्ता के रूप में स्थापित किया था। अर्जुन के पिता दुर्गेश पांडे, जो एक जिला जज हैं, उन्होंने अपने पुत्र की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है। अर्जुन न केवल एक उत्कृष्ट वक्ता हैं, बल्कि उन्हें क्रिकेट खेलने का भी काफी शौक है। युवा संसद के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद के सभापति ने भी युवाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भागीदारी निभाने और देश के विकास में सक्रिय योगदान देने की प्रेरणा दी। अर्जुन पांडे के इस भाषण ने न केवल उनके व्यक्तित्व को निखारा है, बल्कि ये युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया है। देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्त के नाम पर कब्जे किए गए हैं।
जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसी पौराणिक जगह को उसकी असली पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक अहम था। मुख्यमंत्री ने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बोर्ड ने कई जगहों पर जमीनों पर अवैध कब्जा किया है और जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था तो वक्फ बोर्ड ने विवाद उठाया कि कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। योगी आदित्यनाथ ने इसे भूमाफिया बोर्ड की तरह करार दिया है और कहा है कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ये महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है, जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि इस बिल के राज्यसभा में भी पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा में और अधिक मजबूती आएगी। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। करोड़ों की ठगी का खुलासा, लखनऊ में रियल एस्टेट कंपनी फरार, निवेशकों का पैसा डूबा, ऑफिस पर ताला, धमकियां शुरू। टाइम सिटी घोटाला, सैकड़ों परिवार बर्बाद, एक्शन में पुलिस। डबल ट्रिपल का लालच और फिर धोखा, लखनऊ में बड़ा फर्जीवाड़ा। आज हम लेकर आए हैं लखनऊ से एक ऐसी सनसनीखेज खबर जो आपके होश उड़ा देगी। एक रियल एस्टेट कंपनी ने सैकड़ों मासूम निवेशकों और एजेंटों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की और फिर रातों रात फरार हो गई। ऑफिस पर ताला, फोन पर धमकियां और पीड़ित सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा खेल? चलिए जानते हैं इस घोटाले की पूरी कहानी। दरअसल लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र के विनम्र खंड में टाइम सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग लिमिटेड नाम की कंपनी ने एक ऐसा खेल रचा कि सैकड़ों लोगों की अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा बैठे। इस कंपनी ने लोगों को लालच दिया कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें और वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। भूखंड और प्लाट देने का वादा किया गया, लेकिन हकीकत में ये सब एक बड़ा फर्जीवाड़ा था। कंपनी ने सैकड़ों एजेंटों के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से निवेशकों को अपने जाल में फंसाया। एजेंटों ने अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पैसा जमा करवाया, लेकिन जब निवेशकों को लंबे समय तक कोई अपडेट नहीं मिला तो वे ऑफिस पहुंचे और वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑफिस पर ताला लटका हुआ था और कंपनी के सारे अधिकारी गायब थे। जब पीड़ितों ने फोन किया तो उन्हें जवाब में धमकियां मिली। कंपनी के अध्यक्ष दीपचंद शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर अरविंद कुमार पांडे और डायरेक्टर्स लोहरी, जीसी मौर्य, तृप्ति तिवारी और जेके तिवारी पर इस ठगी का इल्जाम है।
इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें सैकड़ों परिवार फंस गए। पीड़ितों का कहना है कि कंपनी का प्लान था कि पहले निवेशकों से पैसा जमा करवाओ और फिर काश्तकारों से जमीन खरीदो, उसे डेवलप करो और प्लाट बांटो, लेकिन ये सब सिर्फ एक झांसा था। आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि मैंने 25 लाख रुपए जमा करवाए थे। मेरे परिवार और दोस्तों का पैसा भी इसमें लगा है। हमें कहा गया था कि प्लाट मिलेगा, पैसा डबल होगा, लेकिन अब सब खत्म हो गया। फोन करो तो धमकी मिलती है। वहीं प्रेम मोहन मौर्य का कहना है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का पैसा 10 लाख रुपए इस कंपनी में डूब गया। कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। वहीं संतोष तिवारी का कहना है कि ये लोग फरार हो गए हैं। हमारे रिश्तेदार हमसे सवाल कर रहे हैं। ये धोखा नहीं, हमारी जिंदगी बर्बाद करने का खेल है। इस खबर के बाद सैकड़ों एजेंट और निवेशक कंपनी के मुख्यालय पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही विभूतिखंड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश का केस दर्ज कर लिया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिलेगा या ये मामला भी कोर्ट के चक्कर में उलझकर रह जाएगा। ये कोई पहला मामला नहीं है। रियल एस्टेट के नाम पर ठगी का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन टाइम सिटी घोटाला अपनी सनसनीखेज कहानी के साथ सबको हैरान कर रहा है। पीड़ित अब सरकार और पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। अगर आपको भी इस तरह की किसी स्कीम में फंसने का डर है तो सावधान रहें और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए भारत खबर के साथ। क्या है मोहनलालगंज में कौशल किशोर की हार का कारण? क्या विपक्षी एकता, विवाद और जनता का गुस्सा बना हारने की वजह? क्या भाजपा के दलित चेहरे की सियासत हो जाएगी खत्म? आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर हुए एक बड़े सियासी उलटफेर की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता और कांग्रेस मंत्री कौशल किशोर को सपा के यादव चौधरी ने हरा दिया। आपको बता दें कि 2 बार सांसद और दलित चेहरा माने जाने वाले कौशल किशोर की इस हार ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या ये उनकी राजनीति का अंत है या फिर एक नई शुरुआत की तैयारी? आइए जानते हैं इस हार के कारणों और इनसे होने वाले असर के बारे में। कौशल किशोर जो कभी वामपंथ से शुरू कर सपा के रास्ते भाजपा तक पहुंचे, 2014 और 2019 में मोहनलालगंज से सांसद बने और 2021 में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री। पासी समुदाय के उनकी गहरी पैठ ने उन्हें भाजपा का मजबूत चेहरा बनाया, लेकिन 2024 में उनकी ये अजेय छवि टूट गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? आपको बता दें कि पहला बड़ा कारण रहा इंडिया गठबंधन की रणनीति। सपा और कांग्रेस की एकता ने आर.के. चौधरी को पासी वोटों के साथ साथ मुस्लिम और ओबीसी वोटरों का समर्थन दिलाया। दूसरा कारण रहा जब जातिगत समीकरण बदल गए। सपा ने पासी वोट बैंक में सेंध लगाई और संविधान खतरे में होने का मुद्दा उठाकर दलितों को अपने पक्ष में किया। तीसरा कारण उनका रहा विवादों का साया। उनके बेटे आयुष और विकास से जुड़े गोलीकांड और हत्या के मामले ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया। चौथा कारण उनके स्थानीय स्तर पर नाकामी बना। बेरोजगारी, खराब सड़कें और बिजली पानी की समस्या का हल न दे पाना जनता को नागवार गुजरा। पांचवा कारण रहा भाजपा के भीतर का असंतोष। कार्यकर्ताओं की नाराजगी और प्रचार में कमजोरी ने उनकी हार को पक्का किया। और छठा कारण मोदी लहर का कमजोर पड़ना बताया जा रहा है। इस बार स्थानीय मुद्दों ने राष्ट्रीय एजेंडे को पीछे छोड़ दिया। तो क्या ये हार कौशल किशोर की सियासत का अंत है
विश्लेषकों का मानना है कि उनकी उम्र और अनुभव उन्हें वापसी का मौका दे सकता है। उनकी पत्नी का विधायक होना और भाजपा का समर्थन उनके पक्ष में है, लेकिन अगर पार्टी ने दरकिनार किया तो इसका अंत भी हो सकता है। अप्रैल 2025 तक उनकी राह पार्टी की रणनीति पर टिकी है। तो ये थी मोहनलालगंज में हुए सियासी उलटफेर की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, कौशल किशोर वापसी करेंगे या ये उनके सतीश शर्मा बाराबंकी का नया सियासी सूरज। अरविंद सिंह गोप राकेश वर्मा को पछाड़कर बीजेपी को दी नई ऊंचाई। सतीश शर्मा का सियासी सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं। दो बड़े नेताओं को हराकर बाराबंकी में बनाई अपनी अलग पहचान। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की सियासत के एक उभरते सितारे की, जिनका नाम है सतीश शर्मा। दरियाबाद विधानसभा सीट से विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री सतीश शर्मा आज बाराबंकी में एक नया इतिहास रच रहे हैं। उनकी मेहनत और जनता से जुड़ाव ने न सिर्फ उन्हें सियासत का चमकता सितारा बनाया, बल्कि भाजपा को अवध क्षेत्र में नई ताकत दी है। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी के बारे में। सतीश शर्मा का सियासी सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं। एक शिक्षक से शुरुआत कर उन्होंने 2010 में जिला पंचायत सदस्य बनकर राजनीति में कदम रखा। 2017 में पहली बार दरियाबाद से विधायक बने और सपा के दिग्गज राजीव कुमार सिंह को 50,689 वोटों से हराया। फिर 2022 में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप को 32,402 वोटों से शिकस्त दी। दो बड़े नेताओं को हराकर सतीश शर्मा ने बाराबंकी में अपनी अलग पहचान बनाई। आज भी उनका कद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बाराबंकी की सियासत में अरविंद सिंह गोप और राकेश वर्मा कभी बड़े नाम से जाने जाते थे। गोप अपनी छात्र राजनीति और सपा में मजबूत पकड़ के लिए मशहूर थे, तो राकेश वर्मा कुर्मी वोट बैंक के दम पर चमके। लेकिन सतीश शर्मा इनसे अलग हैं। जहां गोप और वर्मा जातिगत समीकरणों पर निर्भर थे, वहीं सतीश ने सभी समुदायों को जोड़ा और विकास के एजेंडे पर फोकस किया। उनकी लगातार जीत ने उन्हें इन दिग्गजों से आगे खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि सतीश शर्मा ने सिर्फ चुनाव नहीं जीते, बल्कि बाराबंकी में विकास की नई कहानी लिखी। हैदरगढ़ चौराहे का ओवरब्रिज, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, अन्नपूर्णा भवन और शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां हैं। 2025 तक बंकी रेलवे क्रॉसिंग और बुधवल चीनी मिल जैसे प्रोजेक्ट उनकी दूरदर्शिता को दिखाते हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा ने जिले की 6 में से 4 सीटें जीती, जो पहले सपा बसपा का गढ़ था। आज सतीश शर्मा का प्रभाव बाराबंकी से आगे अवध क्षेत्र तक पहुंच रहा है। उनकी सादगी और संगठनात्मक कुशलता ने उन्हें भाजपा नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा बनाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका अहम रही और 2027 के विधानसभा चुनाव में वे बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। समर्थक मानते हैं कि वे भविष्य में कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं। सतीश शर्मा आज बाराबंकी की सियासत के सबसे चमकते सितारे हैं। उनका बढ़ता कद और विकास के प्रति समर्पण उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम बनाने की ओर ले जा रहा है। आपको उनकी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें। आईपीएस शशांक सिंह, लखनऊ का शेरे कानून, जिसने अपराध को घुटनों पर ला दिया। स्टेट क्राइम से लेकर गंभीर अपराधों में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी व त्वरित कार्रवाई। शासन की मंशा के अनुरूप शानदार पुलिसिंग, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। आज हम बात करेंगे लखनऊ के उस शूरवीर की, जिसने अपराध के खिलाफ जंग छेड़ दी और कानून का डंका बजा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएस शशांक सिंह की, जो लखनऊ कमिश्नरेट के डीसीपी ईस्ट बनकर अपराधियों के लिए काल बन गए हैं। पिछले 10 महीनों में उनके गुड वर्क ने न सिर्फ लखनऊ पुलिस की शान बढ़ाई, बल्कि आम जनता के दिलों में सुरक्षा और विश्वास की नई लौ जगा दी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं उनकी वो कहानी जो हर हिंदुस्तानी को गर्व से सीना चौड़ा करने पर मजबूर कर देगी। अक्टूबर 2024 का वो काला दिन, जब फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट की जिंदगी लालच की भेंट चढ़ गई। 2 ग्राहकों ने उसे बहाने से घर बुलाया, लैपटॉप चार्जर से उसका गला घोटा और उसकी सांसें छीन ली। ये जघन्य अपराध शहर के लिए एक चुनौती बन गया था, लेकिन शशांक सिंह ने हार नहीं मानी।
उनकी टीम ने तुरंत जाल बिछाया, सुरागों को जोड़ा और महज कुछ घंटों में एक आरोपी को दबोच लिया। ये थी उनकी त्वरित निर्णय क्षमता और अडिग इरादों की पहली मिसाल, जिसने अपराधियों को साफ संदेश दे दिया, लखनऊ में अब गुनाह की कोई जगह नहीं। शशांक सिंह की कहानी सिर्फ त्वरित कार्रवाई तक नहीं रुकती। चिन्हट में हुए एक दिल दहला देने वाले हादसे ने पूरे लखनऊ को हिलाकर रख दिया। एक 14 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात ने हर किसी का दिल तोड़ दिया था, लेकिन शशांक सिंह ने इस संवेदनशील मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया कि दिन रात कर दोषियों पवन विश्वकर्मा और विशाल गुप्ता को सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये कार्रवाई न सिर्फ उस नन्ही पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मिसाल बनी, बल्कि समाज को ये भरोसा भी दिया कि कानून की ताकत हर कमजोर की ढाल है। शशांक सिंह की नजर सिर्फ नए मामलों पर ही नहीं, बल्कि पुरानी चुनौतियों पर भी पड़ी। 7 महीने से अनसुलझा पड़ा ट्रैफिक पुलिस हत्याकांड उनके लिए एक पहेली बन गया था, लेकिन उनकी सूझबूझ और दृढ़ता ने इस रहस्य को सुलझा दिया। ट्रैफिक हेड कांस्टेबल रविंदर पाल सिंह को गिरफ्तार कर उन्होंने साबित किया कि वो समय कितना भी बीत जाए, इंसाफ की राह बंद नहीं होती है। और फिर आया दिसंबर 2024 का वो दिन जब चिन्हट में बैंक डकैती ने पुलिस को ललकारा। शशांक ने 6 टीमों का गठन किया, रणनीति बनाई और एक साहसिक मुठभेड़ में कई आरोपियों को धर दबोचा। ये ऑपरेशन उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व का ऐसा नमूना बना जिसने अपराधियों के होश उड़ा दिए। शशांक सिंह का योगदान सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, वो कानून के साथ साथ पुलिस के आचरण को भी मजबूत करने में जुटे हैं। मार्च 2025 में विभूति खंड में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच हुए टकराव ने सवाल खड़े किए थे। शशांक ने तुरंत एक्शन लिया, 3 उप निरीक्षकों और एक आरक्षी को लाइन हाजिर कर जवाबदेही तय की। ये कदम बताता है कि उनके लिए कानून का सम्मान सबसे ऊपर है, चाहे वो बाहर के अपराधी हो या भीतर की कमियां। शशांक सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल है। उनकी बुलंद हिम्मत, कुशल नेतृत्व और अटूट समर्पण ने लखनऊ के पूर्वी क्षेत्र को अपराध के साए से बाहर निकाला। अपराधियों में खौफ और जनता में भरोसा, यही है उनकी असली पहचान। आपको उनकी कौन सी कार्रवाई सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी प्रेरक कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए। वक्फ 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 एक ऐसा मुद्दा जो इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। वक्फ कानून और उसका सियासी विवाद, क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में संशोधन विधेयक पेश किया है। सरकार का कहना है कि ये कदम वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। भारत में वक्फ की लाखों एकड़ संपत्तियां हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, स्कूल हैं और अस्पताल हैं, लेकिन इनके प्रबंधन में भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे की शिकायतें कोई नई बात नहीं है। नए विधेयक में डिजिटल प्रबंधन और गैर मुस्लिम समुदायों को शामिल करने जैसे बदलाव प्रस्तावित है, लेकिन विपक्ष इसे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहा है। कांग्रेस, सपा और AIMIM जैसे दलों ने इसका बड़ा विरोध किया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी तक करार दिया है। उनका कहना है कि ये मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वयंता को कमजोर करेगा। ये विवाद सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, सोशल मीडिया पर भी लोग 2 धड़ों में बंट गए हैं। कुछ सुधार के पक्ष में हैं, तो कुछ इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हथियार मानते हैं। धार्मिक संगठन भी मैदान में हैं। कोई सुधार की वकालत कर रहा है तो कोई इसे तानाशाही बता रहा है। आपका क्या मानना है और क्या वक्फ कानून में बदलाव जरूरी है या एक सियासी खेल का हिस्सा बना हुआ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों के PhD दाखिले का संघर्ष, एक ऐसी कहानी जो शिक्षा और सामाजिक न्याय पर उठाती है सवाल। PhD दाखिले के संघर्ष का आखिर क्या है पूरा मामला? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जो इन दिनों विवादों में घिरी है।
मामला दलित छात्रों के पीएचडी दाखिले का है। कई छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उनके दाखिले में जानबूझकर अड़चनें डाली हैं। इन छात्रों का कहना है कि मेरिट में होने के बावजूद उनकी सीटें खारिज कर दी गईं और प्रक्रिया में देरी की गई। एक छात्र ने बताया कि उसने कई महीनों तक दस्तावेज जमा किए, लेकिन हर बार नई शर्तें सामने आती रहीं। छात्रों का ये भी आरोप है कि आरक्षण नियमों का सही पालन नहीं हो रहा है। दूसरी ओर बीएचयू प्रशासन का कहना है कि दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और नियमों के मुताबिक ही चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब ठीक है तो छात्रों की शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं? ये मामला सिर्फ बीएचयू तक सीमित नहीं है। देश भर में दलित छात्रों को उच्च शिक्षा में ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कहीं आरक्षण पर सवाल उठते हैं तो कहीं प्रक्रिया में भेदभाव की शिकायतें बढ़ती हैं। छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर बीएचयू स्टूडेंट्स ट्रेंड कर रहा है। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक चूक है या गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह का नतीजा? ये सवाल हर किसी के मन में है। आप क्या सोचते हैं? क्या दलित छात्रों का उनका हक मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या ये डिजिटल बदलाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? सोशल मीडिया का नया ट्रेंड गिबली और मानसिक दबाव। गिबली ट्रेंड असली पहचान से दूर होता युवा समाज। क्या गिबली ट्रेंड डिजिटल दुनिया में आत्मसम्मान को कर रहा है कमजोर? आजकल सोशल मीडिया और युवाओं के बीच एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है जिसे गिबली कहा जा रहा है। ये एक ऐसी डिजिटल पद्धति है जिसमें लोग अपने चेहरे की कई अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस और फोटोज को सॉफ्टवेयर की मदद से इंटरेस्टिंग और मजेदार रूप में बदलते हैं। हालांकि ये ट्रेंड शुरुआत में मजेदार और दिलचस्प प्रतीत हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे लोगों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार के ट्रेंड का मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवा और किशोर वर्ग अपनी पहचान और आत्मसम्मान को इन डिजिटल बदलावों से जोड़ने लगते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले इन गिबली वर्जन से लोग वास्तविकता से कट सकते हैं और अपने असली रूप को अपर्याप्त और असंभावित महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग अपने डिजिटल रूप में अत्यधिक बदलाव करने के कारण अपने वास्तविक व्यक्तित्व को भूल सकते हैं। गिबली जैसी प्रतिक्रियाओं में लोग बिना ये समझे खुद को एक काल्पनिक रूप में देख सकते हैं, जो वास्तविक जीवन में उनके आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा ये ट्रेंड अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बहुत तेजी से फैल रहा है, जो भविष्य में और अधिक समस्याओं का कारण बन सकता है। आलोचक ये भी कहते हैं कि इस ट्रेंड के बढ़ने से युवा अपनी वास्तविक दुनिया के संपर्क से कट सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड और वास्तविकता के बीच का फर्क कम होता नजर आ रहा है और ऐसे ट्रेंड के कारण लोग अपने असली व्यक्तित्व से दूर हो जा रहे हैं। कुछ युवाओं में तो इस ट्रेंड के कारण मानसिक दबाव और तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वे अपने वास्तविक छवि से संतुष्ट नहीं होते। हालांकि सोशल मीडिया और तकनीकी बदलाव का समाज पर सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ट्रेंड का अति प्रयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके लिए जागरूकता और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि युवा वर्ग इन बदलावों के प्रति संवेदनशील रहे और अपनी असली पहचान और आत्मसम्मान को कायम रख सके। गिबली जैसे डिजिटल ट्रेंड को अगर ठीक से समझा और प्रयोग किया जाए तो ये मनोरंजन का साधन बन सकते हैं, लेकिन अगर इसका अत्यधिक प्रयोग किया गया तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि लोग इस तरह के ट्रेंड से प्रभावित हो रहे हैं, वे अपनी असली पहचान और आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस तरह के सवाल पर पीएम मोदी ने हमेशा अपनी योजना और उद्देश्य स्पष्ट किया है, लेकिन उनकी उम्र और देश की राजनीति में उनके भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र अब 70 साल के करीब पहुंच चुकी है और देश की राजनीति में उनकी लंबी यात्रा को देखते हुए कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या वह अब राजनीति से संन्यास लेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस तरह की चर्चाओं से हमेशा दूर रहते हैं और उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर कभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्वस्थ भारत मिशन और प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिनमें से कई योजनाएं अभी भी अपने विकासात्मक चरण में हैं।
ऐसे में ये माना जा रहा है कि मोदी जी जल्द ही रिटायर होने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति को भी बनाए रखा है। उनके नेतृत्व में पार्टी लगातार चुनावी सफलता प्राप्त कर रही है और उनकी लोकप्रियता अब भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली को लेकर उनका समर्थन भी जारी रहता है। हालांकि इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान न मिलने के बावजूद वर्तमान में ये कह पाना मुश्किल है कि पीएम मोदी कब रिटायर होंगे। उनके पास देश के विकास और प्रगति के लिए कई योजनाएं हैं जिनमें उनकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए भारत खबर के साथ।